हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने आज इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में। और आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिए। तो जब भी ये डी ब्रोगली बात किया जाता है तो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या है भाई साहब? डी ब्रोगली जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने हाइपोथेसिस दिया, एक बात बताई। क्या बात बताई भाई साहब? इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल होता है जब वो मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है। अब ये क्या बात बोल दी भाई कि पार्टिकल है, मूव कर रहा है तो वेव एसोसिएट हो रहा है। जैसे ये भी एक पार्टिकल है, ये मूव करेगा तो एक इसके साथ वेव एसोसिएट होगा। जैसे ये पार्टिकल ऐसे मूव किया, इसके साथ क्या हो रहा है, वेव एसोसिएट हो रहा है। ये बात किसने बताई? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में बताया गया। अब लोग तो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, बात को मान लेंगे नहीं मानेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम जो बात कह रहे हो ना, इसका तुम एक प्रमाण दो, प्रूफ दो, तब मैं मानूंगा कि सही में ये पार्टिकल ऐसे मूव किया तो इसके साथ क्या हुआ, वेव एसोसिएट हुआ। तो इन्होंने बोला कि रुक जाइए, पहले आप हमको ये समझिए आप पहले कि पार्टिकल और वेव के साथ कैसा रिलेशन होता है, ये चीज़ के बारे में आप समझिए। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो खुद ब खुद कहोगे कि जब जो पार्टिकल मूव करता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है। और क्या बातें थी, जरा ध्यान से समझिए। एक बात बताइए, जब कोई पार्टिकल होगा, क्या बोला इन्होंने कि कोई पार्टिकल है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चलो भाई मूव कर रहा है। डी ब्रोगली भाई साहब का कहना था जब पार्टिकल मूव करता है तो क्या जनरेट होता है, उसके साथ वेव एसोसिएट होता है। क्या एसोसिएट होता है भाई? वेव एसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है। अब यहां से ये बात जैसे ही इन्होंने बोला तो लोग इसके बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, जैसा मैंने बताया। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब एक प्रूफ दो। तो चलो प्रूफ देते हैं। एक बात बताओ, पार्टिकल जो है वो पार्टिकल के पास क्या होता है? किसी भी पार्टिकल, जैसे यही पार्टिकल है, इसके पास क्या है, तो अपना एक मास है और किसी न किसी वेलोसिटी से ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो यानी पार्टिकल के पास मास और वेलोसिटी दोनों होता है, मास एंड वेलोसिटी दोनों होता है। अब एक बात बताइए, जब पार्टिकल के पास मास और वेलोसिटी दोनों चीज है तो यहां से आपने एक चीज दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये पढ़ा होगा कि मास और वेलोसिटी यानी एम भी बराबर क्या होता है, पी, दैट इज मोमेंटम। पढ़ा है मोमेंटम इक्वल टू, क्या पढ़ा है, मोमेंटम इक्वल टू आपने पढ़ा है कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इनका कहना था कि कोई पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होता है। तो इन्होंने बताया कि बताओ पार्टिकल के पास क्या होता है, मास होता है और वेलोसिटी होता है, और वेव के पास क्या होता है, तो वेव के पास वेव लेंथ होता है। क्या होता है? वेव लेंथ होता है। कोई वेव होगा तो उसके पास क्या होगा, वेव लेंथ होगा। अगर हमने ये मास यानी जो मोमेंटम है और जो वेवलेंथ है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हमने क्या दिखा दिया, रिलेशन प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ से पता चल जाएगा कि ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और यहीं से उन्होंने अपना क्या दिया था, डी ब्रोगली ने अपना इक्वेशन दिया था। क्या दिया था इक्वेशन कुछ ऐसा था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या भाई साहब? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। इनका कहना था जो लैम्डा है वो एच अपॉन पी के इक्वल टू है। मतलब ये अपना इक्वेशन दिए और इस इक्वेशन में ये जो लैम्डा ये क्या है, तो ये वेवलेंथ है। बिल्कुल सही बात है। और ये क्या है अपना पी क्या है, मोमेंटम है। तो इस इक्वेशन से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मोमेंटम और वेवलेंथ में दोनों में आपस में क्या है, रिलेशन है कि नहीं? बिल्कुल रिलेशन है। तो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गया यहाँ से इस इक्वेशन से कि जो डी ब्रोगली भाई साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और 100% ट्रू है। तो यहाँ से इन्होंने बात कहा तो पूरा दुनिया को विश्वास हो गया, हाँ भाई साहब तुम सही कह रहे हो कि कोई पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है। अब इसी चीज को अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख लेंगे ताकि हमें अगर कोई स्टेटमेंट पूछे तो हम बता सके। तो स्टेटमेंट क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने जो बात बताया, एवरी मूविंग पार्टिकल्स एसोसिएट, every moving particles having, क्या लिख दो, every moving particles associated with it। यानी जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ क्या होता है, एक वेव एसोसिएट होता है। तो हमने यही लिख दिया कि every moving particles associated a wave with it, यानी जब ये मूव करेगा उसके साथ ही एक वेव एसोसिएट होगा। समझ गए? अब देखिए
यहां से डी ब्रॉगली का क्या कहना था जरा ध्यान से समझिए। और इन्होंने इस स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए इन्होंने क्या दिया, अपना एक इक्वेशन दिया। क्या दिया, ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहें, सुनिएगा। अ पार्टिकल, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, अ पार्टिकल्स हैविंग मास m, और ये मूव कर रहा है, मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड हैविंग वेवलेंथ, और इसका जो वेवलेंथ है उस पार्टिकल के द्वारा, एंड हैविंग या बोल सकते हो एसोसिएटेड वेव, ऐसे लिख दो अच्छे से कि एक पार्टिकल्स है जिसके पास हैविंग मास m है एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड द वेव एसोसिएटेड विथ, और जो इसके साथ वेव एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएटेड विथ हैविंग वेवलेंथ, क्या हो जाएगा उसका वेवलेंथ, हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, हमने ये मान लिया। सो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या निकल के सामने आया, p, और यहाँ से ये जो लैम्डा है लिख लेना, वेयर लैम्डा इक्वल टू क्या है, लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ है किसका, किसी भी वेव का, और h क्या है हमारा, तो h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, क्या है भाई साहब, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, समझ में आया। और p क्या है अपना, तो p इज अ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो हमने सारा रीजन भी समझ लिया कि ये जो हाइपोथेसिस का ये फॉर्मूला है, इक्वेशन है, ये कैसे इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, वो चीज़ें भी समझने के बाद हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट भी लिख लिया है। और ये आपके पेपर में अगर पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट बताना है, फिर ये फॉर्मूला को लिखकर बता देना है, और फिर इसके क्या आते हैं, डेरिवेशन आता है। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे ध्यान से समझिए, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब डेरिवेशन में सबसे पहले हम दो चीज़ों का यूज करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। हमारा टारगेट है हमको ये लाना है। कभी भी डेरिवेशन, मैंने पिछले वीडियो में भी डेरिवेशन करवाया था, तो कैसे करवाया था, यही बताया था कि हमें लाना क्या है, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। टारगेट हमारा सेट है कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी लाना है, ठीक। तो यहाँ से डेरिवेशन में सबसे पहले बताइए, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक के जो हिसाब से एनर्जी को लेकर, एनर्जी ऑफ फोटोन जो बताया गया था, फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्या होता है बताइए, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सॉरी इक्वल टू, अरे सॉरी इक्वल टू एच न्यू, सॉरी बाय मिस्टेक, इक्वल टू एच न्यू। इन्होंने क्या बताया था अपना, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू होता है। इन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी मैक्स प्लैंक के हिसाब से जो अपना क्या होता है, फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से आप क्या करोगे, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लोगे, कोई दिक्कत तो बताओ नहीं है। अब चलो इसके बाद जब हमने मैक्स प्लैंक के हिसाब से जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो क्या है, इक्वल टू एच न्यू है, तो यहाँ से आगे फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अब आइंस्टीन मास एनर्जी फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी फॉर्मूला, क्या है मास एनर्जी फॉर्मूला, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपने पढ़ा भी होगा, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको आप क्या कर लोगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लोगे। कुछ नहीं है डेरिवेशन में, पहले मैक्स प्लैंक ने जो फोटॉन्स की एनर्जी बताई थी उसका इक्वेशन लिख देंगे, इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पे
जो आइंस्टीन का मास एनर्जी फॉर्मूला है हम उसका यूज करने वाले हैं, यानी E=mc²। अब देखो इक्वेशन नंबर यहाँ फर्स्ट देखना और इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकेंड देखना। इन दोनों इक्वेशन में आपको एक चीज दिखाई देगा कि LHS जो पार्ट है, यानी इक्वल के जो इस साइड होता है वो LHS होता है, LHS जो पार्ट है वो क्या है, इक्वल है। जब LHS पार्ट इक्वल है तो RHS पार्ट भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो RHS को इक्वल करो तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं कि LHS पार्ट आपस में इक्वल है तो RHS पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि h न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो h न्यू है ये mc² के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से तो हमने दोनों इक्वेशन से बढ़िया से h न्यू = mc² कर दिया। अब यहाँ पे सवाल है कि भैया हमें जाना तो यहाँ पे है, ये आ क्या रहा है, तो देखो हमने एक फॉर्मूला फिर पढ़ा है C = μ याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीपल से क्या मिल जाता है, C इज अ स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हैं या वेलोसिटी ऑफ स्पीड, समझ गए। अब देखें यहाँ से C फॉर्मूला होता है μ। अब यहाँ से एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो म्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस लेमडा को क्या करेंगे, C के नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो C के नीचे आ गया यहाँ पे बहुत बढ़िया से, लो हमने म्यू की वैल्यू भी निकाली। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस C के जगह म्यू के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, C/λ, या चाहे तो C के जगह पे भी μ पुट कर सकते थे, बट ऐसे कर लीजिए, दो जो आपको पुट करना हो कर दो। h न्यू के जगह पे क्या कर देंगे, C/λ, ये mc²। ठीक, ये C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, h/ में क्या है लैम्डा = ये हो जाएगा आपका m, और एक C भी बच जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ, यहाँ से कुछ नहीं, नीचे तो इसको 1 डाल दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, ध्यान से समझिए आगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा h का h बराबर, और इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा, ये हमें लाना है इसलिए हमने इसको भी मिटाया नहीं है। h से इसको इंटू किया तो क्या हो गया 1, और इसको इससे इंटू किया तो क्या हो जाएगा लैम्डा mc। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, लैम्डा का, तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए इस mc को कहाँ भेजना पड़ेगा, इसके नीचे। देखो ना यहाँ पे हमें लैम्डा निकालना है तो इसको क्या भेजेंगे, इसके नीचे। तो यहाँ से h/ में क्या आ जाएगा, mc बराबर लैम्डा, और यहाँ से c जो है वो v के बराबर होता है, यानी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट का है, और किसी पार्टिकल का वेलोसिटी को हम v लिखते हैं। तो यहाँ से लैम्डा = क्या हो जाएगा h, और अपॉन में क्या चला जाएगा m का m, और ये c के जगह पे क्या आ जाएगा v। अब यहाँ से लैम्डा = हम जानते हैं p क्या होता है mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ से h/ में क्या हो जाएगा p। यही हमें क्या करना था भाई साहब, प्रूफ करना था। आपको शायद ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से इजी वे में समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ा खेल नहीं था। आपको क्या करना था, एनर्जी ऑफ फोटोन जो आइंस्टीन के मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है उसको लिखना था, E=h न्यू, वहाँ इक्वेशन फर्स्ट बना, और इक्वेशन सेकेंड में आइंस्टीन का जो मास एनर्जी फॉर्मूला है उसका यूज किया हमने, E=mc², दोनों को इक्वेट किया, तो जो LHS पार्ट था दोनों का इक्वल था, तो RHS पार्ट भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से h न्यू जो था mc² के इक्वल हो गया, बट हमें जाना तो था वेवलेंथ के टर्म्स में, लैम्डा उम्डा लाना था, तो हमने क्या कर लिया, C μ होता है, याद रखिएगा C μ होता है, और वहां से हमने म्यू की वैल्यू कैलकुलेट की। कैसे, म्यू का वैल्यू निकालना है तो लैम्डा को इसके नीचे भेजना पड़ेगा, भेज दिया। अब म्यू = C/λ हो गया। अब देखिए यहाँ पे h का h, म्यू के जगह पे C/λ डाल दिया, m का m, c² का c², एक c से एक c कट जाता है। पता है ना आपको, जब इक्वल में चीज़ें इक्वल में हो तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से c से c² कट गया, तो अपन एक बचा c यहाँ पे, और mc का mc, 1 का 1, ये h और लैम्डा। अब इसको क्रॉस हमने इंटू कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई लिख लो यहाँ पे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इससे और इसको इससे, तो ये आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, फार्मूला में लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, तो लैम्डा निकाल के इसको नीचे भेज दिया। और ये जो है हमारा v क्या, c क्या है, तो स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट की, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन हमें तो यहाँ पार्टिकल लेना है, तो हमने c की जगह पे क्या पुट कर दिया, v पुट कर दिया। और जब हमने c की जगह पे v पुट करा तो यहाँ पे आ गया लैम्डा इक्वल टू h/mv, और mv क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, h/p। समझ में आया। तो ये अपना क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को कभी कभी बोलते हैं कि बताओ भाई इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो वो भी हम क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं। आप पॉज करके चीज़ों को बढ़िया से नोट कर लेना, समझ गए। चलिए अब आगे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ किसमें, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी के टर्म्स में। तो लिखिए यहाँ पर टॉपिक बना लीजिए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेट इज शॉर्ट में के ई, आप लिख लो। समझ में आया। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, ये डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करने वाले। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, हाफ mv², यही होता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = हाफ mv²। अब देखो इसको हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को किस में ले जाना है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे बताइए। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, जरा ध्यान से देखना। हम इस चीज़ को क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे m² बनाने वाले हैं। अब पूछोगे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप, m² बना रहे हो, ताकि एक फॉर्मूला हमें मिले। क्या मिले, फॉर्मूला के जुगाड़ में है हम। कौन से फॉर्मूला, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर हम m² कर दे, m² बना दे, तो ये हो जाएगा mv का होल स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, p। तो देखो कैसे इसको m² बनाएंगे, देखो अब समझ में आ जाएगा आपको खुद ही। तो मैथ का रूल है, या तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और सेम चीज़ से डिवाइड करने में कोई आपत्तिजनक बातें नहीं है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड, तो E = क्या हो जाएगा, हाफ m × m² और v का v² और अपॉन में m का m, कोई बात नहीं है। अब देखो E का E, 1/2 का 1/2, ये क्या बन जाएगा, इसको बना सकते हैं mv का होल स्क्वायर अपॉन में m का m, बहुत बढ़िया। और E का E 1/2 और mv क्या होता है भाई, P = mv, जस्ट अभी हमने पढ़ा था P = mv, तो यानी ये mv के जगह पे क्या डाल सकते हैं, P डाल सकते हैं, तो P डाल दिया, बहुत बढ़िया। P का स्क्वायर और m का m, कोई समस्या तो बताओ, कोई समस्या नहीं है भैया, मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा आ गया ना भाई। तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, समझे कि नहीं समझे। देखिए आगे देखिए, ये देखिए E का E, बहुत बढ़िया भाई साहब, ध्यान से समझते रहो, कोई बड़ा डेरिवेशन में नहीं होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको डेरिवेशन बहुत ही आसान लगेगा, समझ गए। अब देखिए 1 × p², तो p², चलो, और यहाँ पे 2 × m क्या हो जाएगा, 2m, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, अब क्या आ चुका है, इक्वेशन आ चुका है। अब आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जरा याद करना, लैम्डा = h/p। हमें ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का क्या है, इक्वेशन है। इसको किस में ले जाना है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात बताओ, इसमें इस इक्वेशन जो आया है यहाँ पे, जब हमने इसको m² बना लिया, v बना लिया, तो क्या आया है, p²/2m आया। इसको हम क्या इसमें से वैल्यू निकालें कि जो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ से अगर हमने p की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से p की, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया। तो वही हम करने वाले हैं। देखिए p का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2me, देखो 2m और e से मल्टीप्लाई किया 2me, लिख लो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझ गए। तो क्या आ जाएगा भाई साहब, p²। हमें तो चाहिए p की वैल्यू, आया क्या, p², तो स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट आ जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2me। बहुत ही मैं बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप समझना, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझिए। तो यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल लिया, बहुत बढ़िया भैया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब लिखेंगे
बाय, या वी नो डैट, हम जानते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। वी नो डैट, जानते हैं, क्या जानते हैं? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भाई साहब, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, यही होता है ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। और लैम्डा और ये एच का एच और पी का मान क्या निकाल के हमने रखा है? रूट अंडर 2me, यही निकाल के रखा है ना। और यहाँ साइड में आप बता भी देना P बराबर रूट 2me, ये अपना क्या आ गया? तो ये आ गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ किसमें? काइनेटिक एनर्जी। नीचे लिख भी देना आप, दिस इक्वेशन shows the de Broglie hypothesis in terms of काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में तो कैलकुलेट कर लिया, अब करने वाले हैं टेम्परेचर के टर्म्स में। ये सारी चीज़ें हम इसलिए आपको बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए ना? तो इसको नोट कीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। चलिए अब आगे देखेंगे। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ, कभी कभी उसको पूछ देता है टेम्परेचर, या इन टर्म्स ऑफ कभी कभी इसको बोल देता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या बोल देता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, या बोल सकते हो इन टेम्परेचर। ठीक है, चले कैलकुलेट करें। देखिए इक्वल टू, हमें पता है, याद कर लीजिएगा, वी नो डैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है अपना KT। क्या होता है? इक्वल टू KT होता है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू जो अपना ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वो फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू, क्या निकल के सामने आ रहा है? इक्वल टू 3/2 KT। याद रखोगे, इक्वल टू 3/2 KT। समझ गए? अब देखो, बस इस जो E की वैल्यू है इसको किसमें पुट कर देना? ये जो इन टर्म्स ऑफ हमने अभी क्या निकाला है? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस निकाला है उस चीज में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो लिखेंगे बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ क्या? काइनेटिक एनर्जी। यानी हम जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जो इक्वेशन आया है उसका यूज करने वाले हैं। क्या है? तो वो है हमारा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2me। यही ना है हमारे सामने। अब क्या कर लेंगे? ये जो E की वैल्यू है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे सामने क्या निकल के सामने आ जाएगा? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। समझ गए? देखिए यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एच का एच हो जाएगा, अपॉन में रूट का रूट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 2m का m इंटू ई की वैल्यू क्या है? तो ई की वैल्यू है अपना 3/2 KT। अब ये 2 से 2 आपस में कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में क्या हो जाएगा? रूट अंडर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 का 3 m KT। के यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T हमारे पे टेम्परेचर है, और M क्या है? हमारा यहाँ पे मास है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये आपको क्या आएगा? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये डेरिवेशन आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और आई होप आपको ये डेरिवेशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करिए, आप लोग बढ़िया से पढ़िए और चीज़ों को बढ़िया से नोट्स भी बनाते चलिए। और हमारा जो हैंड रिटन नोट्स है हमारे एप्लीकेशन पे भी क्या है? प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ पे जाके आप नोट्स मतलब ले सकते हो, पैसे इसके लिए नहीं लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले वीडियो को शूट करने में। ठीक, बाय बाय।